बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के न्यूज़ सेशन में हम पहले हिस्से में बात करने वाले हैं एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से और इम्तिहानात के हवाले से। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 की अगर हम बात करते हैं तो उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि 2025 के इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जो डेटा जारी किया गया है उसके मुताबिक 9 तालीमी बोर्ड्स में 7,59,000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो इम्तिहान में अपीयर होते हैं और 2,70,000 से ज़ायद फ़ेल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट के फ़ेल होने की। खैबर पख्तूनख्वा के 8 बोर्ड्स में 2,82,000 तलबा जो है इम्तिहानात देते हैं, जिनमें से 53,000 से ज़ायद फ़ेल होते हैं। सिंध के 6 बोर्ड्स में 80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तिहान में बैठते हैं, 53,000 के करीब स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। बलूचिस्तान कोयटा बोर्ड में 54,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया और 3,000 से ज़ायद नाकाम हुए। फेडरल की बात कर ले तो वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया, 17,000 से ज़ायद फेल हो गए। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फ़ेल होने वालों की तादाद बढ़ गई है और ये नए इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं CSS इम्तिहानात के हवाले से, जो कि मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तानियों का एक ख्वाब होता है, या बच्चों का अपना ख्वाब होता है या फिर उनके पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा मुकाबले का इम्तिहान दे, पास हो और किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो CSS करके इम्तिहानात देकर आगे आते, पावर्स भी होती है, इख्तियारात भी होते हैं और साथ ही साथ जो है एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो हमारे जैसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर वालिदैन का या फिर नौजवानों का कहीं ना कहीं अपना ख्वाब होता है इम्तिहान दिया जाए और उसमें पास होकर इस तरह की कोई सीट ले ली जाए। लेकिन बदकिस्मती से इनमें भी फेल होने वालों, नाकाम होने वाले बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब बहुत सारे सवालात हैं। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं जो परसेंटेज बढ़ रही है? क्या सिलेबस का कोई मसला है? क्या सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, इम्तिहानात बहुत ज़्यादा मुश्किल आना शुरू हो गए हैं, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं? इन सब मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नवीद इलाही साहब हैं, जो कि साबिक जॉइंट DG हैं IB के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये इंट्रो जो मैं दे रही थी, इंटरमीडिएट की बात की है, CSS की बात की है, सर बुनियादी तौर पर आपको क्या रीज़न समझ आती है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं? ये जो आप कंपैरिजन कर रही हैं इंटरमीडिएट का और CSS का, वो तो मुझे कंपैरिजन समझ नहीं आ रहा। आप दोनों को अलग अलग उनके मुहर्रकात हैं, दोनों के अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। आप देखिए, मैं CSS पे मैं जो बात करना की पोजीशन में हूं, तो मैं ये बात करूंगा कि आप देखिए कि पिछले सालों से भी अगर आप जायजा लें तो अल्टीमेटली हजारों स्टूडेंट्स देने के बाद 2.5 से 3% जो है वो फाइनली क्वालिफाई करते हैं। सही। और ये ट्रेंड काफी देर से चल रहा है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। इस दफा भी जो मैं देख रहा था रिकॉर्ड के 2.67% जो है वो क्वालिफाई किए हैं। सही। यानी 12,000 से जायद स्टूडेंट्स जो है उन्होंने उसमें अपीयर हुए हैं रिटन में, जी। और उसमें से 355 जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की रिटन एग्जाम में। और उसके बाद फिर उनके जो इंटरव्यूज हुए, वाइवा में 342 जो है वो क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनमें से 170 को एलोकेशन हुई है। ठीक है, सही। ये सूरत हाल है और ऑलमोस्ट हर साल यही सूरत हाल होती है। अब जरा फर्क ये पड़ गया है कि सोशल मीडिया के आने से चीजें बहुत हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, और ये भी होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ज्यादा फोकस CSS पे होना शुरू हो जाता है। सही। आप फैक्टर्स देखें आपके, पहले भी जब सूरत हाल या इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं तो जो नौजवान हैं उनका रुझान इस तरफ कम होता है। सही। जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो रुझान CSS की तरफ हो जाता है कि चलें एक सिक्योर जॉब मिल जाए। और CSS एग्जाम एक बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम है। मैं 12,000 अपीयर हों और 355 उसमें पास हों, उसकी वजह जो है बहुत से लोग जो है वो बहुत कोई इतने सीरियस नहीं होते कि चलें एग्जाम दे देते हैं, चलें नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, 3 बारियां हैं।
तो मेरा ख्याल है कि बीच में से जो सीरियस एलिमेंट है, जिसने पूरा साल 1.5 साल मेहनत की होती है, पहले भी पढ़े होते हैं, वो शायद 2-3 हज़ार से ज्यादा ना होते हो। सही। तो तो फिर कंपटीशन में जाहिर है, फिर जो उनमें से जो कुछ लोग पास नहीं होते, वो एक वजह इंग्लिश का भी, ऐसे और प्रेसी में भी जो लोग ऐसे एरिया से आते हैं जिनकी ज्यादा इंग्लिश नहीं होती पीछे से स्ट्रांग, तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई, हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ है कि पिछले सालों से इनको एनालिटिकल बनाना शुरू कर दिया गया है। सही। इस साल भी ज्यादा एनालिटिकल करने की कोशिश की गई है। जो मुझे मालूम हुआ है कि आप जो रिटन में करके, जो क्वालिफाई करके वाइवा के लिए लोग आए, कई जो स्टूडेंट थे या पार्टिसिपेंट थे, उनके मार्क्स बहुत हाई थे, लेकिन उनको लोअर स्लॉट्स मिली हैं। सही। इंटरव्यू में एक किस्म की सूटेबिलिटी का ख्याल किया गया है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किस पोस्ट के लिए सूटेबल है, उसको उतने ही मार्क्स दे दिए गए इंटरव्यू में, जिससे काफी ऊपर नीचे हो गया सारा सही। जो डॉक्टर नतायज है, साहब। जिसपे अपीवल हुई है। सही। डॉक्टर साहब, अगला सवाल करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी इंटरमीडिएट का या फिर सीएसएस का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और इंट्रो में भी कंपैरिजन करने की कोई कोशिश नहीं थी, बल्कि वो दोनों खबरें एजुकेशन के मैदान से थी, तो इसलिए दोनों पे ही बात करना ज़रूरी समझी गई है, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठे रखा है। अच्छा सर, सीएसएस की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम लोग, बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि जी इतने पैसे देंगे तो आप सीएसएस पास कर जाएंगे। मतलब मेरा कोई करीब इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आसपास लोगों से सुनते हैं, कहीं मिलने वाले भी बता देते हैं कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इंटरव्यूज़ के हवाले से भी होते हैं, पेपर्स के हवाले से भी होती हैं, पेपर्स का लीक होना या फिर फेवरेटिज्म होना, शफाफियत का ख्याल रखना। क्या सर कहीं ना कहीं खला मौजूद है, या वाकई ही इतना ही कॉम्पैक्ट और शफाफ निज़ाम है जिस तरह से हम सुनते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी ने गलत ये अफवाह उड़ाई। हम्म। जितना क्रेडिबल आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, सही। और काफी हद तक आपके जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उन पे उंगली उठाना बहुत मुश्किल है, खास तौर हम्म। पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप सिर्फ नताइज को देख लें, नताइज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, जिनका कोई सिफारिश ऐसी चीज नहीं। वो मैंने तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने मॉक इंटरव्यूज में उनको कराए, जिनमें से एक उसैद जो है, उनका अव्वल भी आए हैं इसमें। सही। बैकग्राउंड किसी का ऐसा नहीं है कि वो बहुत सिफारिश लेके आए या करते हैं, हम्म। तो ये बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। जो लोग नहीं आते वो इस तरह की कोई गलत बात उड़ा दे तो अलग बात है, वरना आप तमाम जो कैंडिडेट्स हैं या जो अफसरान आ चुके हैं, उनके आप बैकग्राउंड चेक करें तो, और मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से सबसे बड़ी तादाद आ रही है, और उन स्कूलों से आ रही है, उन बैकग्राउंड से आ रही है, जैसे आप सरकारी स्कूल हैं हम्म। या रूरल एरियाज हैं, वहां से आ रहे हैं। मसला ये है कि ये है कंपटीशन। सही। जिसने ज्यादा हार्ड वर्क किया, या थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था, हम्म। या उसकी लक भी उस वक्त काम कर रही थी, हम्म। तो उसने ये मार्क्स हासिल कर लिए। तो जो नहीं कर सकते, उनके ये नहीं है कि वो कम स्मार्ट है, हो सकता है कि उनका उस दिन उसके मुताबिक वो जवाब ना लिख सके हो, जवाब ना दे सके हो, उस दिन उनका लकी डे ना हो। और कुछ बहुत बड़ी तादाद, जैसे मैंने अर्ज किया, वो नॉन सीरियस भी आते हैं रिटन लेवल पे। सही। जो तो रिटन पास कर लेता है, फिर वो काफी हद तक सीरियस हो जाता है, तो उनके दरमियान असल कंपटीशन होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गलत अफवाह है, इसकी मैं भरपूर तरदीद करूंगा। मैंने आज ठीक। तक कभी किसी से सुना नहीं है ये जो हम्म। बात आप कर रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइएगा, आपने कहा कि लक है, हार्ड वर्क है और साथ ही साथ स्मार्टनेस है। इन तीनों चीज़ों को अगर मैं आपको कहूँ कि 1 2 3 मतलब कैटेगराइज कर दें, तो क्या किस तरह से हमारे स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है कि अगर आप सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जिस पे आपको फोकस करना है, पहले टेस्ट के लिए और उसके बाद इंटरव्यू के लिए? जी, पहले देखिए, सबसे जो कहते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। नो डाउट। जिसने somebody who has put in 5 hours a day
उसका मुकाबला अगर उससे हो जिस हु हैज पुट इन 12 आवर्स अ डे, तो मेरा ख्याल है कि 5 वाले की वो वाली पोजीशन नहीं हो सकती। तो हार्ड वर्क का तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि आपने अब चूंकि थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, पहले रॉट लर्निंग से आप एनालिटिकल तक और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आ रहे हैं। तो तरीकाकार ये है कि आप एक ही चीज के लिए चार जगहों से, चार अतराफ से पढ़ें और उसको समझें और फिर उसको आप एनालिसिस करें, ताकि सिर्फ रट्टेबाजी ना हो कि सवाल जो भी आया जवाब आपने आपने वही लिख देना है। सवाल कोई भी पूछा गया, आपने जवाब दो चार बातें सुन के जवाब वही देना है, वो एट लॉस होंगे। तो सही। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको जो हार्ड वर्क तो रहेगा, आपने ज्यादा जो डाइवर्स ओपिनियन है और नॉलेज है उसको हासिल करना है और परसिस्टेंटली करना है। ये ना समझें कि ये हम 3 महीने में या 6 महीने में कर लेंगे। वजह सही। उसकी ये है कि चूंकि कंपटीशन के एग्जाम है, आप 4-6 नंबरों से भी बहुत अच्छे नंबर ले, लेकिन 4-6-10 नंबरों से आप कंपटीशन लूज कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है उनके लिए कॉम्बिनेशन यही है, हार्ड वर्क, जो पिछले आपने पेपर्स आए हैं सही। और जो क्वेश्चंस वगैरह, अब तो देखिए बहुत आसानी हुई। अब यहाँ पे तमाम मटेरियल मिल जाता है। बहुत लोग आप देखें जिन्होंने सीएसएस किया है वो खुद आके ये इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी कोचिंग कर रहे होते हैं। उनको भी सुने कि वो क्या करके आए हैं। सही। और आपकी प्रोफाउंड आपका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप सवाल जिस तरह का भी आ जाए आप उसको एनालाइज करने की पोजीशन में हो। तो आई थिंक ये यही हो सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, अब मैं एक इंटरमीडिएट की भी क्योंकि मैंने बात की है और मैं बात उसको जोड़ना चाहूँगी अपने एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। सर, हम जिद्दत की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, हम तरक्की करने की बात करते हैं और हम कहीं ना कहीं उन ममालिक को फॉलो करते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जिसको हमने कहा कि हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट को एक ही सतह पर ले आए हैं, गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम भी होता रहा, क्या सर इस वक्त उसी सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, या फिर वो पुराना हो चुका है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, जाहिर है, देखिए आप, तब्दीली तो बहुत ही तब्दीली की ज़रूरत है। अब जब हम चले गए हैं एआई के, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आप एक उससे सवाल पूछिए, पूरा जवाब वो आपको पेश कर देता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब ज़रूरत हमारी ये है कि हम टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और एआई की तरफ जाएं, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है। जो रॉट लर्निंग है उसको हमने जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि जो था ना रटाबाजी, कि रटा किया, ध्यान दे दिया, तो ठीक है, वो लगता है ये था जो याद ज्यादा, जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो ज्यादा 2 घंटे लगाने की पोजीशन में है, वो कामयाब समझा जाता था। अब जो है जमाना चेंज हो गया। आपने एआई का टूल आपके पास है, सही। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो फिर भी आपके पास जरूरत ये है कि आप चारों तरफ से नॉलेज को लेके फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच करने की पोजीशन में हो। चाहे आप इसको, आपको तो क्लास 1 से ही एआई को इंट्रोड्यूस करके कामयाबी हासिल करना पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी हर चीज, इकोनॉमी से लेके सिक्योरिटी तक आपको एआई टूल जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे। तो सही। कंपटीशन और अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई अब। तो उसके मुताबिक अगर आप देखिए, अब टीचर्स भी अगर वो पुराने तर्जे जी। तालीम को ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और खुद भी उनको मालूम नहीं है, तो वो क्या आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए जरूरत ये है कि उनको भी इस चीज से आशना किया जाए, उनसे ये रूशनास कराई जाए उनको नई टेक्नोलॉजी। उसके बगैर तो आप compete नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि रुझान भी, बच्चों में रुझान भी बढ़ गए। मेरे दोनों बेटे, जिनको जब उन्होंने ग्रेजुएशन किए तो मैंने कहा आप भाई साल तैयारी करें और दें सीएसएस, दोनों ने दे रिफ्यूज। उन्होंने कहा हम सही। दोनों कंप्यूटर साइंस के शौकीन थे, उसी में उन्होंने किया और उसी में अल्लाह का शुक्र है वो एक्सेल कर रहे हैं। मुझे कहीं कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी, उनको जॉब्स हर जगह से आ जाती हैं। थैंक यू सो तो मच इसका मतलब है देयर इज अ चेंज। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे और एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से जो मैंने सवाल किया था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बचपन में जिस तरह से हम स्कूल जाते थे, इतना बड़ा बैग होता था, कोई 10 किताबें, 10 कॉपियाँ, होमवर्क लिखते जाओ, छापते जाओ।
मेरी जान जाती थी, और अभी मैं बच्चों को देखती हूँ तो भी मेरी जान जाती है कि हम इस सारे सिस्टम से गुजर के आए हैं और अभी तक सिस्टम नहीं बदला। जबकि अब तो हमें स्मार्ट लर्निंग की तरफ, हमें इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहिए, हमें एआई की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चों के कंधों पे वही बस्तों का बोझ है और बच्चे बेचारे आज भी हमारे उतने ही थके मांदे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, खबर ये आई है कि सिर्फ पंजाब ऐसा सूबा है जहाँ पर बैरूनी कर्ज़ों की जो कर्जा जात हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है, और बाकी तीनों सूबों में बैरूनी कर्जा जात में इजाफा हुआ है। अब पंजाब में बैरूनी कर्ज़ों में किस तरह से कमी हुई है, पंजाब ने ऐसा कौन सा फार्मूला लिया है, या फिर पंजाब जो है वो किस तरह से बच गया है कर्ज़ों के मज़ीद बोझ तले। अगर हम बात करते हैं, वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से ये दस्तावेज़ जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि रवा माली साल की पहली छमाही जुलाई था दिसंबर 2025 के दौरान पंजाब में बैरूनी कर्ज़ों में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। सिर्फ पंजाब में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की कमी हुई है, जबकि सिंध की अगर हम बात करते हैं तो बैरूनी कर्ज़ों में 49 करोड़ 40 लाख डॉलर्स, खैबर पख्तून में 9 करोड़ 30 लाख और बलूचिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों में 40 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ है। इसी पे हमने बात करनी है जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी खबर ये आई है कि बैरूनी कर्जा जात में 10 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। ये पंजाब और जीपी ने ऐसा क्या किया है, बात करेंगे जी। माहिर मुआशात हैं नईम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नईम साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि पंजाब के अवाम अभी भी बाहर निकलें तो परेशान है। ये हम कह रहे हैं कि हम कर्ज़ों के बोझ तले दबते जा रहे हैं, लेकिन उधर से अच्छी खबर आ रही है कि हमारे कर्ज़े तो कम हो गए। ख़ास तौर पे पंजाब की बात कर रही हूँ सर। जी, थैंक यू बाबा जी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पंजाब ने 3.1 जो 300 मिलियन डॉलर के कर्जा में कमी हुई है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल पंजाब में आप देखें कि गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सही। और अगर क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसको फंड भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी सबसे ज़्यादा होते हैं, फॉरेन फंडिंग भी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब ने जो है इस दफ़ा एक बड़े नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है। और इसका डीप एनालिसिस करें तो जो डेट रिटायरमेंट स्ट्रेटजी है जी। वो मुमकिन तौर पे पंजाब की बेहतर है। बोरिंग या पुराने कर्जे की अदायगी में पंजाब ने शानदार किरदार अदा किया है और पंजाब ने अपनी पेमेंट्स को मैनेज किया है और बड़ा इन टाइम अपनी पेमेंट्स को किया। मैं समझता हूँ कि ये एक मशले राह भी है और एक आप जो दूसरे सूबे हैं वो भी इससे अमल से सबक सीख सकते हैं कि हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम द गुड गवर्नेंस ऑफ पंजाब मॉडल एंड हाउ दे कैन यूटिलाइज देयर फंड। जैसे जो फिजिकल डिसिप्लिन है पंजाब ने उसका बड़ा अच्छा मुजाहरा किया है और अपने अखराजात में कमी की है। और देखें उनकी बड़ी डिफरेंट किस्म की पिछले 2 साल में ड्राइव रही हैं और उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, अखराजात के कंट्रोल की तरफ, फिस्कल डिसिप्लिन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करने की तरफ और रेवेन्यू में इजाफा, ये सारी चीजें हैं जिसमें पंजाब जो है वो कंपेरेटिव भी देंगे। बड़ी बात ये है कि पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है और वेल मैनेज्ड है और इसमें जो बिजनेस भी बहुत हैं और जो जिसको कहते हैं कि शरह खानगी भी कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी मंसूबे चल रहे हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मैं समझता हूँ कि पहले गुज़श्ता सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो ये पंजाब को आप क्रेडिट देना पड़ेगा आपको कि पंजाब ने एनवायरनमेंट सेक्टर में, पंजाब में क्लाइमेट चेंज सेक्टर में, स्मोक को कंट्रोल करने के सेक्टर में, इवन आपकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ तो मल्टीटास्किंग जो ड्राइव पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। और पर्टिकुलरली अगर आप लाहौर जाएं तो देखें तो आपको शायद लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के किस शहर में है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोविंसेस जो है वो कर्जे लेते क्यों है। सर ये है कि जी जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि बेहतर प्लान किया गया है, रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा किया गया है,
हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स अच्छे कर लिए हैं, गुड गवर्नेंस हो गई है, लेकिन सर इस सारी सिचुएशन में आवाम तो नाराज़ है। आवाम की ज़िंदगियों में तो सर सुकून का सांस नहीं आ रहा। वो चाहे पेट्रोलियम लेवी पे हम टैक्स दे रहे हो, रेवेन्यू ठीक है कि गवर्नमेंट ने जमा कर लिया है, लेकिन सर आवाम की ज़िंदगी तंग होकर रह गई है, महंगाई का तूफान उठा हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब रेवेन्यू गवर्नमेंट बेसिकली ये समझती है कि जो रेवेन्यू है वो हमारी इनकम है, और रेवेन्यू वो लेते ही कहाँ से हैं? लेकिन वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स लेते हैं, प्रोविंशियल टैक्स सर्विसेज पे लेते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स लेते हैं। उसके बाद जो इनकम टैक्स वगैरह जो है वो जो लोगों पे लगता है, और सैलरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान पूरे में सैलरी स्ट्रक्चर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। सही। पीपल आर नॉट वेल पेड, उनकी इतनी तनख्वाह नहीं है, लेकिन जितने उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो कि प्रो रेटा बेसिस पे हर बंदे में पूरे पाकिस्तान में लग जाते हैं। इस वजह से वो अपने डे टू डे जो मील्स हैं उसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट की इनकम तो आवाम से ले रही है ना, टैक्सेस के जितने भी लोकल जराए ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के, वो आवाम के थ्रू, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दें चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जब आवाम को अपनी तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते, वो अपने डे टू डे मील्स पूरे नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हुआ है। ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, वो 110 और $125 के दरमियान में इस वक्त ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिसेशन, इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप ठीक देख रहे हैं है कि नईम सिद्दीकी साहब, सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली मुझे ब्रेक पे जाना है, सेगमेंट का टाइम थोड़ा सा कम होता है, इसलिए जो है वो गेस्ट को इंटरप्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए माजरत, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी एक नौजवानों की ऐसी बड़ी तादाद है जो कि रोज़गार के मौके ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं। वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, कहीं पर भी नौकरी का मौका मिलता है तो वो फ़ौरन से पहले अप्लाई करते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत चमक जाएगी और कुछ उनके भी हालात बदल जाएंगे। हमारे सरकारी इदारों की अगर बात करते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से कटौतियाँ कर दी गई हैं, सीट्स कम कर दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। तो आज भी अपने ऐसे नौजवान जो कि बेरोज़गार हैं या फिर कहीं ना कहीं रोज़गार हैं उसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मेरे पास खबर ये है कि यूनिसेफ में मुलाजमत के वसी मौके सामने आ गए हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, ये क्या जॉब्स हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आज के प्रोग्राम में ये सारे मामला हमने डिस्कस करते हैं। बल्कि ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए ही प्लान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है यूनिसेफ, जैसा कि आप जानते ही हैं। वहाँ पर 15,000 से ज़ायद अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में खदमात सर अंजाम दे रही हैं, और अब उनकी जानिब से ये बताया गया है कि यूनिसेफ दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक में सरगर्म है। उनकी जानिब से 85% फील्ड स्टाफ में खदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। 15,000 से ऐसे ज़ायद मुलाजमीन हैं। अब नई जो कैटेगरी शामिल की गई हैं, नई जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो क्या हैं, किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। डॉक्टर उमैर परवेज़ ख़ान हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर हैं आलमी अमूर के। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये यूनिसेफ के हवाले से बता दीजिए कि ये क्या इदारा है, किस किस फील्ड में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर के ऊपर जो इब्तदाइया आपने दिया उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के नौजवान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक चीज़ है। और यूनिसेफ, जैसे आपको पता है कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से और चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से जो है यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, और वो जो चिल्ड्रन के हवाले से पूरी दुनिया में 190 ममालिक में अभी तक इसके ऑपरेशन जारी हैं। और वो डिफरेंट तरीकों से, जिस तरह फंडिंग है, जिस तरह उनकी लिटरेसी रेट है, उसको इजाफा करने के हवाले से, और बाकी उनको एम्प्लॉयमेंट्स और बाकी जॉब बावकार तरीके से, न्यूट्रिशन और जितने भी इस तरह के कमियां, कोताहियां, खामियां मौजूद हैं ममालिक में, दीगर स्पेसिफिकली उन ममालिक में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं या फिर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कंट्रीज माने जाते हैं, उनमें इस तरह की सूरत हाल, अबतर सूरत हाल खुसूसन बच्चों के हवाले से होती है। उसमें फिर यूनाइटेड नेशंस का ये खुसूसी इदारा
उसको लुक आफ्टर करता है, और उनके फंडिंग के जरिए, अपने डोनर्स के जरिए और एक पूरे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए उसको उनकी हालत को बेहतर करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए वो मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें काम करता है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन है, जिसको वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और उसी के साथ साथ मल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और इस तरह की दीगर फील्ड्स बिल्कुल, हैं जिनको आईटी है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें फराहम कर सकते हैं। सर अब मुझे ये बताइए कि कौन कौन से डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें सोशल साइंसेज से लेके नेचुरल साइंसेज और फिर मैनेजमेंट साइंसेज के तमाम डिग्री होल्डर्स जो हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की कंसल्टेंट्स के जो जो आप अगर कहें तो जॉब्स मौजूद हैं, जिसमें आप अपनी अपनी फील्ड में, चाहे आप फूड न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप लॉजिस्टिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उस हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें यंगस्टर्स के लिए इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है। मौजूद हैं, जिसमें वो इंटर्नशिप्स लीडिंग टू जॉब्स जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं। और डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये एतमाद का इजहार है पाकिस्तान के नौजवान के ऊपर। जिस तरह से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मुख्तलिफ मिशंस के ऊपर, पीस मिशंस के अलावा, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस मिशंस पार्टनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो मुख्तलिफ जगहों पर रहा है, तो उस एतमाद के इजहार को जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सलाहियतें जितनी भी हैं, जिसमें वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर दैट मैटर जिसका हम खुद बात कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरह, और कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं वो इन तमाम को बरोकार लाते हुए अपनी मुतल्लिका फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशंस ऑफिसर्स, जिसमें मैनेजमेंट ऑफिसर्स, जिसमें फील्ड रिसर्च ऑफिसर्स, और जिसमें लॉजिस्टिक्स के हवाले से, फूड सप्लाई चेन के हवाले से, फूड न्यूट्रिशन के हवाले से, और इवन बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी जो न्यूट्रिशन, HIV एड्स और इस तरह की दीगर बीमारियों और उनके हवाले से जानकारी रखते हूँ और एक्सपर्टीज हूँ, वो यूनिसेफ के इन तमाम तर प्रोग्राम्स में, मुतल्लिका प्रोग्राम्स में, कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और इट्स अ डॉक्टर वेरी साहब, गुड अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट तो यही नहीं जान पाते कि किस तरह से अप्लाई करना है, करना वो चाहते हैं लेकिन मिस हो जाता है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यूनिसेफ हो या यूनाइटेड नेशंस का कोई भी इदारा हो, वो थर्ड पार्टी के जरिए अपनी कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करता। ये बात हमें हमेशा याद रखनी ठीक, वो चाहिए। डायरेक्ट और करता वो है। डायरेक्टली इस चीज को जो है वो खुद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखता है। हमारे यहाँ जो अमूमन इशू आता है वो एक तो लिटरेट होने के बावजूद भी शायद एक्सपोजर हम उस तरह का नहीं दे सकते अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें जॉब हंटिंग और जॉब फिर एप्लीकेशन के हवाले से उनकी रहनुमाई करना जरूरी होती है। तो यूनिसेफ की जो वेबसाइट है या यूनाइटेड नेशंस की जो वेबसाइट है फॉर दैट मैटर, उनमें ये मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पर एडवर्टाइज भी होती हैं चीजें। एडवर्टीजमेंट जो है वो मुस्तनद वही होगी जो यूनाइटेड नेशंस के इदारे या उनकी झेली कोई इदारों की जानिब से आई हुई हो। इस चीज को मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम आपको नहीं होता, बल्कि अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सहूलत मौजूद है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मुतल्लिका वेबसाइट पे जाना है, उस सही। लिंक ओपन करना है और उस कैटेगरी को सर्च करना है जिस कैटेगरी के आप अपने आप को अहल समझते हैं, और वहां पर आपको जॉब्स के कोड्स और जॉब्स की डिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, जिसके बायस आप मजीद चीजों को स्क्रूटनाइज करते हुए, वहां पे नैरो डाउन करते हुए आप जाते हैं। तो अगर आप जाएं तो ये बड़ा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इनका बना हुआ है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज और कैरियर का एक मुकम्मल तौर के ऊपर सामने वाज़े तौर के ऊपर इधर नजर आता है टैब, जिसको आप अप्लाई करेंगे, अपना लॉगिन बनाएंगे। पहले लॉगिन बनाने के बाद आप
मुतलका जो कैटेगरी है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको सिलेक्ट करते हुए आगे जाएंगे और उसी के साथ साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हमारे जो छोटे इलाके हैं या फिर इवन लाहौर जैसा बड़ा इलाका भी है, हमने नेट कैफ़ेज़ देखे या फिर फ़ोटोकॉपी की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर हमने देखे इस तरह के एड्स लगे हुए होते हैं नौकरी के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से। वहाँ पे हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद भी होते हैं, वो कोई कुछ पैसे लेते हैं और कहते हैं कि आपके लिए हम अप्लाई कर देंगे। इज़ इट द राइट अप्रोच या फिर खुद आपको ट्राई करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है तो वो कंप्यूटर लिटरेट डेफिनेटली होना चाहिए ठीक। पाकिस्तान में। और वैसे भी पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी चीजें जो हैं वो एक्सेस दिया। आप पीएम लैपटॉप स्कीम देखें या उस तरह की चीजें, तो उनको बड़ा इनकरेज किया है। और हमारी यूनिवर्सिटीज उमूमन जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो अपने कोर्सेज को इस तरह डिजाइन करती हैं कि हमारा जो ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर लिटरेट होता है। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है, और मैं इनकरेज भी ये करता हूं कि आप अपने टीचर्स के साथ मेंटोरशिप में आते हुए, उनकी मेंटोरशिप लेते हुए आप खुद अप्लाई करें इन चीजों को। और ये जो कैफेज और ये जो इंटरनेट जो जो आपकी प्रोवाइडर्स होते हैं, इनसे कम जो है वो रुजू करें, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की सर्विसेज मौजूद होती हैं बाहर ममालिक में, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये कल्चर उस तरह से परवान नहीं चढ़ा। और मेरा अपना ख्याल है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको ये एतमाद और ये जो मैं तो ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आपका पहला स्टेप जो है वो होता ही ये है कि आप किसी जॉब को अपने लिए खुद सर्च करें, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल आउट करें, ताकि सही। आपको ये अंदाजा हो सके कि आर यू फिट फॉर दिस रोल और नॉट। अगर आप किसी और के जिम्मे ये चीज लगा देंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आपको आगे मराहिल में इश्यूज होंगे। जिस तरह आपको ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की समझ आएगी, ना उसकी एहलियत के हवाले से आप ज्यादा क्लियर हो सकेंगे, और अभाम जो है वो फिर पूरे रिक्रूटिंग प्रोसेस में चलता रहेगा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप अपना इनिशिएटिव खुद लें और अपने टीचर के जरिए, अपने इदारे के जरिए आप आगे चीजें लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है डॉक्टर उमैर, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कोई 2-3 डिग्री होल्डर्स का पूछना चाहूँ कि ये कैटेगरी नौजवानों की या फिर ये कैटेगरी एजुकेशन वालों की, इनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस दफा जो अभी की जॉब्स आई हैं उसमें जो जब मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैं चीजों को ज्यादा देख रहा था, तो उसमें जो कम्युनिकेशन के हवाले से सही। लोग मौजूद हैं हमारे खित्ते में, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस चीज को देखें, चूंकि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली एक इंटेंडेड पर्पसफुल कम्युनिकेशन का अगर आप एक्सपर्टीज रखते हैं और अगर मैसेज कैरी फॉरवर्ड करने की सलाहियत और डिग्री आपके पास मौजूद है, तो आप उसमें जरूर अप्लाई करें। और उसी तरह फूड न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के जितने शोबे हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आ सकती है, जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ये ऐसे जो जो डिग्री होल्डर्स हैं जिनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। और फिर हमें ये कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चूंकि ये एक बैनुल अक़वामी जो जो सिलसिला, और साथ ही साथ में अगर यू डू हैव सम काइंड ऑफ एडवांटेज, तो वो आपकी लैंग्वेज एडवांटेज हो सकती है। सही। हमारा तो पाकिस्तान ऐसा है जिसमें आप मल्टी लैंग्वेज जो है, वैसे भी आपको घर में कुछ और बोली जा रही होती है जबान, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इंग्लिश होती है, फिर उर्दू डेफिनेटली उसमें होती है। और एडेड आपकी जो एडवांटेज होगी, अगर आपको टर्किश आती है, अगर आपको फॉर दैट मैटर जर्मन आती है, या अगर आपको कोई भी एक इजाफी जबान 190 कंट्रीज में से आती है, तो यू कुड बी वन ऑफ द मोस्ट eligible candidates because of the fact that you would be able to communicate in both languages, और आप ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको कैटर कर सकेंगे। और चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से, लिटरेसी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और अगर आप किसी लैंग्वेज को समझते हैं, आप पूरे कल्चर को समझते हैं, जैसे मैं खुद टर्किश लैंग्वेज को अगर मैं कहूँ तो मैं
आई डू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सही। द टर्किश कल्चर, क्योंकि जो वहाँ का आपका लिजान है, ब्रिज है, वो आपकी लैंग्वेज होती है, तो ये बड़ा फैक्टर है। तो हमें इसकी तरफ भी, स्किल्स की तरफ भी अपनी, अब हमारी हुकूमत भी टेफ्टा के इंस्टीट्यूशंस भी बना रही है, बिल्कुल वैसे है। बात हमारी यूनिवर्सिटीज भी जो है कोरियन लैंग्वेज भी सिखाती हैं, बाकी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं, तो उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, दे आर हाईली पेड, और साथ ही साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर्टेन रीजंस हैं, उसमें उसमें गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं, उसमें आपकी फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर्स भी आते रहे हैं पाकिस्तान में। तो इन तमाम को मिलाते हुए 5.40 जो है अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, जिसमें बड़ी तादाद जो है डिग्री होल्डर्स की भी है, और सही। जिसमें बड़ी तादाद जो है वो यूथ की भी है। ठीक। तो आई गेस कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग भी करनी चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे भी इस चीज को देखना। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि प्लेस ऑफ जॉब आपका लोकल सिटी, आपका लोकल एरिया, या फिर आपका लोकल कंट्री होता है, या फिर कहीं बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? और दूसरा, ये एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स होती हैं, और अगर आपको किसी भी इंसान को इस तरह का रोज़गार मिल जाता है तो आने वाले वक्त पे उसके लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं? देखिए, इसमें ये है कि मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और आपके शहर में अगर नहीं भी तो आपके मुल्क में जरूर मौजूद होगी ये ठीक है। अपॉर्चुनिटी। और अगर इसके साथ नहीं है तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जैसे मसलन मीना की कंट्रीज हैं, या फॉर दैट मैटर आप यूरोप में भी इवन, और इवन जो आपकी एशिया की बाकी ममालिक हैं जिनमें ये चीजें जरूरत है, तो उस, और इवन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्क में भी आपको इसके थ्रू जाया जा सकता है। और वो मैटर करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, वो मैटर करता है आपकी कंसल्टेंसी लेवल के ऊपर, और आपके डिग्री के ऊपर कि आप किस नौयत की कंसल्टेंसीज या प्रोफेशनल डिग्रीज होल्डर है, और उसमें आप आगे लेके चल सकते हैं चीजें। और अगर आप बात करें, जैसे आपने जिक्र किया कि यूनिसेफ के साथ अगर आप काम करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर, बेसिकली तो 2 से 3 स्ट्रीम्स हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट बेसिस पे है, फिर उसके अलावा इंटर्नशिप्स है, लीडिंग टू जॉब है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रीम्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप यूनिसेफ जैसे इदारे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, और अगर आप तो सफर करेंगे, अगर कोई एक बच्चा जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट है 24-25 साल का, एंड ही इज लिंक टू यूनिसेफ, तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर इसको मिलेगा, वो चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, लेकिन उस इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ आप अगर वापस पाकिस्तान में आकर कोई भी जॉब किसी भी इदारे में करना चाहेंगे तो यू विल बी टेकन वेरी इजीली, और आप अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ रखते हुए, मलहूज़े खातिर रखते हुए। टाइम सर थोड़ा सा कम है, लेकिन 1-2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आए हैं, मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक तो ये कि एज ब्रैकेट क्या है, तो होता है इस तरह की जॉब्स में, और दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, या फिर हमारे नौजवानों को एजुकेशन में ये सिखाया ही नहीं जाता कि आपने जॉब हंटिंग कैसे करनी है, जो आप पहले भी बता रहे थे। जी देखें, सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो मिड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही सुनहरी मौका होता है कि आप किसी भी इस तरह के इदारे में अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकें। और फिर इवन जो एस्टेब्लिश्ड प्रोफेसर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड जॉब होल्डर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड कैरियर होल्डर हैं, वो भी यूनिसेफ जैसे इदारे में या यूनाइटेड नेशंस के दीगर इदारों में अपनी जो एक्सपर्टीज हैं वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस के ऊपर या फॉर दैट मैटर दूसरे स्ट्रीम्स के जरिए वो दे सकते हैं। और जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में क्या वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अब तो ये तवज्जो खास तौर पर दी जा रही है। हर यूनिवर्सिटी में ऑरिक का एक आप अगर कहें तो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के हवाले से एक इदारा मौजूद है जो बच्चों को इंडस्ट्री के साथ लिंक करता है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर हमें देखना पड़ेगी कि एक तो जॉब हंटिंग की प्रॉपर जो तरबियत है, कैरियर काउंसलिंग है, उस पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ अपने बच्चों को स्किल ओरिएंटेड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी या थ्योरेटिकल चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन स्किल्स जो हैं डिमांड है आज
पूरे दीगर ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी। बिल्कुल अगर ऐसा ही है। मैं वैसे चाहते आपसे सिर्फ एक बात अगर कह सकूं जी कि जी जी जनूबी जी, कोरिया शॉर्टली मसलन प्लीज। साउथ कोरिया में डेमोग्राफिक चेंजेस इतना सवेयर आ चुका है कि वो स्कूल बंद कर रहे हैं कि उनके पास बच्चे मौजूद नहीं हैं कि वो वहां पर उन स्कूल्स को चला सकें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी जो यूथ 60% से ज्यादा मौजूद है, तो हम इन जैसे जगहों पर अपने बच्चों को स्किल के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, मेरा अपना ख्याल है कि हमें बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर परवेज खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही है, खासतौर पर हमारे यंगस्टर्स के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कैसे अप्लाई करना है, फ्रॉड में नहीं पड़ना, जॉब किस तरह से हंट करनी है, और एजुकेशन अगर आप अभी ले रहे हैं तो अभी से शुरू कर दें तलाश करना। छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा काम करते हुए कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।